बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद असमत जामी। प्रोग्राम आप देखते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर। गंदम स्कैंडल, इसके बारे में खबरें ज़ोरों पर हैं। अब ताज़ा इत्तला ये मिली है कि सरकार चाहती है कि उस वक्त के निगरान ज़िम्मेदार यानी मोहसिन नकवी साहब हों या अनवारुल हक काकड़ साहब हों, इनसे भी पूछगिछ की जाए। मेरी आज अनवारुल हक काकड़ साहब से टेलीफोन पर बात भी हुई। जल्द हम प्रोग्राम में उनका मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे। वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने किया आइन और क़ानून और ज़ाब्ते के मुताबिक किया है, वो कहीं भी पेश होने से घबराएंगे नहीं। हनीफ अब्बासी साहब और काकड़ साहब का जो मुकालमा है एक निजी होटल में, वो भी खबरों में है, जहां एक दूसरे के साथ काफ़ी ले-दे की गई, लेकिन काकड़ साहब ने उस पर तबसरे से इनकार किया है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका अपोजिशन इत्तेहाद, ये आला सतह वफ्द लाहौर पहुंचा हुआ है, लाहौर के मिशन पर है। आज इन्होंने मंसूरा में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की है, लाहौर में सहाफ़ियों से, दानश्वरों से भी इन्होंने मुलाकात की है, और जो 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद है उसके अगराज़ व मकासद से आगाह किया है। यही नहीं बल्कि अगले सिलसिले में ये 8 तारीख को इस्लामाबाद में एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। अदलिया के हवाले से इनकी बड़ी वाज़ेह लाइन लेंथ है। यूँ समझ आ रहा था कि ये रहनुमा ये कह रहे थे कि किसी भी जज की मियाद में इजाफे की ये मुखालफत करेंगे, मुद्दत में जो मियाद की में इजाफा होता है उसकी मुखालफत करेंगे। 6 जजेस का जहाँ तक ख़त है उसके ऊपर संजीदगी से साथ देने की कोशिश कर रहा है ये अपोजिशन इत्तेहाद। धांधली के हवाले से वाइट पेपर जारी कर चुका है और ये तवक्को ये करते हैं कि इस तहरीक के ज़रिए और आइन की बहाली को मुमकिन हम बना सकते हैं। बाकी 3 बड़ी जमातों से बातचीत से फ़िलहाल ये इनकारी हैं। कहीं और बातचीत की जब बात की जाती तो उस सिलसिले में खान साहब ने 3 नाम सामने रख दिए हुए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों, उमर अयूब साहब हों या शिबली फराज साहब हों। जेल बैठे इमरान खान साहब का जिक्र हम करें तो वो आज मौलाना की मद्दाह दिखाई दे रहे थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने पोजीशन ली है काबिल तारीफ़ है। ऐसे ही हज़रत मौलाना भी जब ठट्ठा में आज मुखातिब थे तो वो भी इमरान खान साहब और उनसे उनकी जमात से हुई गुफ्तगू के ऊपर मुस्बत इशारे दे रहे थे। तासुर ये मिल रहा है कि आज जमात इस्लामी को जब दावत दी इस अलायंस ने कि वो हमारे साथ आन मिलें और मौलाना उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो तासुर ये मिल रहा है कि गालिबन ये 2 जमातें PTI इत्तेहाद के साथ जा सकती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि मौलाना ने आज कहा है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं। दैट विल बी अ बिग डेवलपमेंट अगर मौलाना उनके साथ आते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। असद कैसर साहब क्योंकि लाहौर में ही इन दिनों, कोशिश होगी जल्द वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, लेकिन उससे पहले चूँकि किसान मेरे मुल्क का रुल रहा है, 3900 रुपये दादी कीमत फ़ी मन रखी है सरकार ने, लेकिन 3900 रुपये में ख़रीदार नहीं मिल रहा क्योंकि गंदम पहले से ज़्यादा है, बम्पर क्रॉप हुई है, इंपोर्ट की गई है, इसका स्कैंडल मंजर आम पर आ रहा है। डिटेल्स आपके सामने हैं। इस सब को देखते हुए अब किसान रुल रहा है क्योंकि उसकी गंदम फ़ी मन 2800 रुपये से लेकर 3200 रुपये फ़ी मन मैक्सिमम तक आड़ती उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं। हुकूमत इस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटियाँ बना रही है, पूछगिछ कर रही है, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पूछगिछ करने वाले भी वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता है। फैसला साजों के साथ क्या होगा इसका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। आज हमने इस मौजू पे बात करने के लिए ज़हमत दे रखी है साबिक़ गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, क्योंकि वो भी ऐसे हालात पर इकॉनमी से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, किसान से रिलेटेड इशूज़ हैं, एक गहरी नज़र रखते हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं कहीं देख रहा था कि ये सवाल जन्म ले रहा था डिबेट में कि निगरान सरकार का तो मैंडेट ही बड़ा लिमिटेड सा होता है, उसने इलेक्शन करवाना है, अल्लाह खैर सलाह। तो ये निगरान सरकार जो है अपने दौर में इतने इंपॉर्टेंट और बड़े डिसीजंस कैसे ले गई, और क्या अब की हुकूमत का ये कहना कि ये सब निगरान हुकूमत में हुआ इंपोर्ट का मामला, ये काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी नहीं है, और ये बहुत ही सबसे अहम क्वेश्चन है। और सिर्फ ये गंदम की प्रोक्योरमेंट के हवाले से नहीं है, रिफ्लेक्शन के लिए है कि हम इतने अहम चीज़ों को कि निगरान सेटअप पर ही लोगों का एक क्वेश्चन होता था कि जी निगरान सेटअप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका बड़ा लिमिटेड मैंडेट था पीरियड के हवाले से भी और वो उसके इख्तियारात के हवाले से भी। दोनों के हवाले से नासिरुल मुल्क साहब थे 2018 में वजीर आजम, निगरान वजीर आजम। आपको और मुझे याद भी नहीं होगा कि वो कोई ऐसी पॉलिसी जहाँ को वहाँ न्यूयॉर्क भी जाया जा रहा था, UN जनरल, लंदन भी, पेरिस भी, चीन भी, और बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं बड़े बड़े। नहीं, नासिरुल मुल्क साहब के दौर में तो मुझे याद पड़ता है पॉलिसी स्टेटमेंट तक नहीं निगरान सरकार दिया करती थी। उनका काम भी नहीं है ना, उनका काम भी नहीं है, उनका ना झुकाव होना चाहिए किसी के साथ, टोटली न्यूट्रल होने चाहिए। और वो न्यूट्रलिटी जो है ना इलेक्शन के बाद खुल के सामने आती कि जी बिल्कुल वो नासिरुल मुल्क को, या उससे पहले जो 2013 में थे, उसके बाद किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना सियासी हवाले से, ना उन्होंने
कोई कोशिश की अपनी सियासत में कदम जमाने के लिए। एक तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो डिबेट का हिस्सा अब बनना चाहिए, बिल्कुल, गंदम के इशू के अलावा, क्योंकि इसमें हुआ ये, जो मेरा मौक़िफ़ है जामी साहब, वो ये है कि जो केयर टेकर थी ना, दैट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। और वो कैसे थी, बात ये है कि किसने उनको सिलेक्ट किया था, किसने उनको एम्पावर किया था? शहबाज शरीफ साहब ने और राजा रियाज साहब ने, ठीक है ना, तो किया था ना, सिलेक्ट किया था, एम्पावर किया था, और उससे बढ़ के किसने उनको ये 6-7 महीने का टाइम दिया जिसमें वो फैसले करते? पाकिस्तान का आइन जो है बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के हुक्मरान वो होंगे जिनको अवाम की तायद होगी थ्रू देयर वोट्स। एक तो पंजाब असेंबली और केपी असेंबली में पहले उसका तहस नहस किया गया, उस रिजॉल्व करके, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको कोई ख्याल ही नहीं था ना आपने कभी कोई बयान सुना था, कंसर्न सुना था कि ये तो दिस इज नॉट द वे हमारा आइन कहता है कि हुक्मरानी करनी चाहिए। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली का था, वो मई में सेंसस हो चुके थे 2023 में, और उसके फौरन बाद सीसीआई की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी थी, जिसका ये मैंडेट होता है कि वो अप्रूव करते हैं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना उसके वाइज सेंसस के बेसिस पर हल्का बंदियां करने की जरूरत है या नहीं है। अब वो 2 मई से इन्होंने जान के उसको लेके बैठे रहे, डिले किया, हफ्ते में सीसीआई की मीटिंग बुलाई, जानबूझ के किया। क्या इतना होश नहीं था कि जी अगर आप डिले करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास तो बड़ा अच्छा बहाना था, वो तो उन्होंने यूज भी किया, फिर आप भी हो तो उस एक्सक्यूज के ऊपर बैंक ऑन किया, फिर ईसीपी ने उन्होंने किया ना, उनका अभी पहले तो 3-4 महीने हल्का बंदियां हों, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। अभी आप खुद सोचे ना कि ये कितना, ये वीट गंदम स्कैम से भी बड़ा स्कैम है, और वो बड़े आराम से बच के सारे निकल गए कि जी आपने क्यों नहीं फैसला किया था मई में सीसीआई की मीटिंग बुला के उसको अप्रूव करने के लिए? क्यों? मगर मैं आपसे पूछूं, क्यों फैसला नहीं किया? क्या वजह हो सकती है? क्या सोच थी, क्या हदफ था जिसको अचीव करना था इस डिले टैक्टिक्स के जरिए? इसलिए करना था कि वो इलेक्टोरल जो वो फीलिंग थी कि इलेक्शंस के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूंसी से, हल्कों से जो खबरें आ रही थी, उसमें ये था कि पीटीआई स्वीप कर जाएगी। इसलिए तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए थे पंजाब में, इसलिए तो केपी में 90 दिन में इलेक्शन कराए, वो 2/3 ले जाते दोनों जगह, और ये बड़ा क्लियर था। जिस हठधर्मी के साथ उसको डिले किया 90 दिन का, असेंबली, नेशनल असेंबली ने भी, जो दूसरे पॉलिसी साथ जो भी लोग थे, सब ने मिलकर, बावजूद इसके, पता नहीं ये इस वक्त कहना चाहिए नहीं, कि जब असेंबली तोड़ी थी पीटीआई ने पंजाब की, फॉर एग्जांपल 160 मेंबर थे मुस्लिम लीग, एक भी मेंबर कोर्ट नहीं गया कि जी इसकी नीयत सही नहीं थी, बिल्कुल नहीं सकता था। तो मोहसिन नकवी साहब को वजीर आला किसने नॉमिनेट किया था? हुकूमत ने किया था ना, इसी बंदोबस्त किया था। और फिर उसको ओथ किसने दिया था? पीएमएलएन के गवर्नर ने ओथ दिया था। काबीना का जो सिलेक्शन हुई थी वो किसने की थी? और वो किस थिंकिंग से की थी कि ये एक लिमिटेड मैंडेट है 90 दिन में इलेक्शन करने की। अब आपने सारा उमर बंदियाल पर डाल दिया, जजेस पर डाल दिया कि उनकी लड़ाई हो। भाई उमर बंदियाल साहब ने, आप रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं, 27 फरवरी को बुलाया था कि जी जो भी उन्होंने फैसला किया कि जी ये 184(3) के तहत टेकअप करना या नहीं करना जी। अब वो डेसिग्नेशन कब हुई थी? 10 जनवरी को। 1.5 महीने तक बॉल जो थी वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह, कभी गवर्नर साहब कह रहे थे कि मैंने तो तोड़ी नहीं है असेंबली, मैं क्यों फैसला करूं? इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह होता रहा ना। अब देखा ना, अब चाहे वो उमर बंदियाल का कसूर था या नहीं, मैं उसमें नहीं जाता 4-3 या 3-2 था फैसला। नहीं, उन्होंने भी जब हतमी फैसला दिया तो तब तो पानी सर से गुजर चुका था। देखो ना, पहला तो सवाल ये है कि 27 फरवरी तक, बिटवीन जनवरी 10 एंड 27 फरवरी, किसने फैसला करना था कि इलेक्शन डेट देनी? अब वो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त ये सवाल होने शुरू हो गए जी ये असेंबली गलत नियत से तोड़ी थी। भाई गलत नियत से तोड़ी थी तो किसी को जाना तक चाहिए था ना लॉ और कोर्ट। नहीं, तब तो खैर कोई नहीं गया जी। एनीवेज, बात ये सब, तो ये आपने जो डिले मैकेनिज्म था उसकी आपने एक डेट लाइन रख के तो वाजे किया आपने तज्जिए में बात। अब जो वो ये एक सवाल और लेना, इज इट ट्रू, कुछ इस्लामाबाद के हल्कों में बात होती रही, अब तो खैर पुरानी हो गई, कि इवन जो 11th आवर तक भी शायद हमारा इरादा कि हम इंतखाबात में जाएं?
ये फरवरी में देखे ना, वो तो जितना कर सकते थे, जितना आइन के साथ खिलवाड़ कर सकते थे उतना तो करना। अब उसके बाद चॉइस ही कोई नहीं थी। मतलब एक दफा जब आपने एक असूल तोड़ दिया था तो फिर तो वो फरवरी में होता या मार्च में होता या अप्रैल में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आपने एक असूल तो तोड़ दिया था। इतने कन्वीनियंटली कि हल्का बंदियां करवानी है, और इसलिए ये सवाल नहीं आया किसी को कटहरे में लाना चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं कराया था सीसीआई का इजलास। तो फिर मैं अगर ये कहूं कि आप जो कह रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि ये मिली भगत थी डिले के लिए। बिल्कुल डिले के लिए मिली भगत थी। ये था, थिंकिंग थी कि जी मियां नवाज शरीफ इज द ट्रम्प कार्ड, वो वापस आ जाएंगे तो उनके पास इतना टाइम होगा, उनके केसेस भी खत्म हो जाएंगे और फिर वो कैंपेन कर सकेंगे और बयानिया एक बनेगा जिसको बयानिया के बेसिस पर। तो वो जुबैर साहब फिर वो मुआवजा क्यों ना हुआ जिसकी वजह से इतना डिले किया गया? क्योंकि वो तो होना नहीं था ना। देखें ना, पीएमएलएन के पास दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमेशा से थे। एक तो था कि इट वाज कंसिडर्ड एज द ओनली एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी। ये नहीं कि वो फौज के अगेंस्ट थी, बट उसमें ये था कि जी हम सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वोट को इज्जत दो का एक बयानिया था, बड़ा पावरफुल बयानिया था, वो लोगों के दिलों में बैठा था, मैंने तो खुद देखा है। और ये जो है ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट, फातिमा जिन्ना भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पर लड़ी थी। हत्ता कि जब नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था तो उनके साथ भी लोग खड़े हुए थे। ना। आप देखें ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक साल पीछे चले जाएं, बाई इलेक्शंस में 13 बाई इलेक्शंस हुए थे, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, 12 पीटीआई हारी थी। तो द वे वाज देयर। आपने वो ओवरनाइट आपने वो मैंडेट उठा के उसको करा दिया इमरान खान को, और उसने खुशी से ले लिया। और बाकी हम सब समझ रहे थे कि जी हुकूमत उसकी चली गई। वो 10 अप्रैल को 9 को वोट नो कॉन्फिडेंस हुआ, 10 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान। वो असल में शायद आपकी साबका या मौजूदा जमात साडी गल हो गई है, इस पर ही तकिया कर बैठी थी। हाँ, लेकिन वो साडी गल हो गई है, अगर हो भी जाए तो वो आपको पसीराई अवाम में तो नहीं मिलेगी ना। जहाँ से साडी गल हो गई है तो वो तो ठीक है, वो तो समझ आ जाती है। वो तो अगर आप देखें ना, दो ही आपके पास हैं बाहर में आने के लिए, एक आप पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल और अवाम की कुव्वत हैं, और पावर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पावर करें। ये अवाम को छोड़ के दूसरे जो भी पावरफुल वो हैं इदारे, उनके बेसिस पर आप डिपेंड करके आ जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आपको बिठा भी दिया जाएगा, वहाँ फेडरल हुकूमत भी दे दी जाएगी, लेकिन क्या चले हम ये चले गए माजी में, वो भी बात ठीक है। लेकिन जो आप ये पहला मेरा सवाल था कि हाउ कम द पीडीएम सरकार जो पहले वाली थी वो रिस्पॉन्सिबल क्यों है निगरान हुकूमत के किए गए फैसलों की? ठीक है, सिलेक्शन उन्होंने की थी, पहली बात निगरान हुकूमत की। अच्छा, दे हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्पावर उनको किया था लीगली, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। वो जो आइन था जिसमें लिमिटेड पावर्स थी केयर टेकर्स के बारे में, उसको चेंज किया गया था, उनको पावरफुल बनाया गया था, उनको उसी तरह से बनाया गया था कि जैसे वो एक लोगों के वोट से आए और वो फैसले कर सकें जो मुश्किल फैसले हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जो कह रहा हूँ ना, कंटिन्यूशन, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पहली शिपमेंट आई थी जब उस वक्त सितंबर 7 को शायद आई थी गंदम की। तो जब एक प्राइवेट पार्टी को इजाजत जो है वो केयर टेकर ने आके दी थी, तो वो 10 दिन में तो आ नहीं सकती थी शिपमेंट। उसको यकीन दिलाया होगा ना पिछली हुकूमत और नई आने वाली हुकूमत के अहम लोगों ने कि आप मंगवाएं, वो आते ही आपको अप्रूवल दे देंगे। और ये समझे थे कि जी क्योंकि वो एक केयर टेकर होगी और समझ नहीं आएगी लोगों को, तो वो चलता रहेगा सिलसिला। सबसे बड़ी थी बात यह है कि जो भी फैसला आपने किया था, सबसे इम्पोर्टेंट जामी स्टेक होल्डर हैं इस केस में फार्मर्स। जी जी, वो तो उनका बड़ा गर्क हो गया, अल्लाह माफ करे। देखना, तो आपने जब ये मंगवाना शुरू किया, प्राइवेट पार्टीज को अलाउ किया, अब तो वो लिस्ट भी सामने आ गई कितनी प्राइवेट पार्टीज हैं और कितने मिलियन मीट्रिक टन गंदम उन्होंने मंगवाया। प्राइवेट पार्टीज तो आपने, हुकूमत ने इजाजत दी ना, प्राइवेट पार्टीज ने कोई गन पॉइंट पता नहीं आपसे कहा कि आप ये हमें इजाजत दें, बल्कि डॉलर्स भी उन्हें मैनेज करके दिए गए। जी, डॉलर भी मैनेज, जीएसटी भी हटा दी, ड्यूटी भी हटा दी, तो आपने तो सब कुछ फैसिलिटेट किया ना। अच्छा, उसमें मेरी काकड़ साहब से भी बात हुई 1-2 रोज पहले। वो ये फरमाते हैं कि जी वो हम चूंकि WTO के सिग्नेटरी हैं तो हम इस तरह से प्राइवेट कंपनीज को मना नहीं कर सकते, वरना वहां से कदगन लग सकती है। मैं बड़ा सिंपल है, पहले मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। WTO ये वैसे ही है कि जी IMF ने कहा कि आप पॉलिसी रेट ना चेंज करें।
है भाई, उनको समझाना भी पड़ता है ना। दूसरी बात है, चले उन्होंने, आप ये नहीं कर सकते, आपको जब पता है कि बम्पर क्रॉप गंदम की होने वाली है, आपको लिमिट लगाते हैं ना, आप पीरियड की लिमिट लगाते हैं कि जी दिसंबर 31 से बाद नहीं कुछ शिपमेंट मंगवा सकते, एक मिसाल दे रहा हूँ, और इस क्वांटिटी से ज्यादा नहीं आ सकता। आप देखें, मैं आपको एक वैसे आपके नाज़रीन बताता हूँ, ECC की जो मीटिंग होती है ना, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसमें फर्स्ट जो मीटिंग होती है मंथ की, उसमें स्टॉक पोजीशन दी जाती है, मिसाल के तौर पर चीनी की, मिसाल के तौर पर गंदम की और दूसरे मेन प्रोडक्ट की, उसमें बताया जाता है इस वक्त स्टॉक की पोजीशन ये, अगले 2 से 3 महीने में कंजम्पशन ये होगी, अगले 2 से 3 महीने में प्रोडक्शन ये होगी, और 3 महीने की पोजीशन आपके सामने आ जाती है। तो फिर आप कहते हैं कि शॉर्टेज होगी, तो आज आप ऑर्डर करें ताकि वो आए टाइम पर और महंगाई ना हो, और अगर सरप्लस है तो उसको आपने क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट की इजाजत देनी है। सो अगर आप ये बेसिक काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात तो आवाम की दिलचस्पी के लिए वाजे करें अपने तजुर्बे की रोशनी में, सादा बात मैं करता हूँ, ये क्या मिसमैनेजमेंट थी, गलत फैसला, गलत एस्टिमेशन थी, या ये सब करके बकौल PTI माल पानी कमाया गया? दोनों थे ना, कॉम्बिनेशन होता है। हाँ। अगर देखे ना, बात एक बड़ी सिंपल होती है कि इतने जब मिकदार में जब गंदम आई है और उसको 4,700 या कितने में बेचा गया है, तो किसी का फायदा तो हुआ है ना। 2600 से 2700 रुपए फी मन ली गई जी, और 4500 पर बेची गई। तो कोई हिसाब लगाता है 200 बिलियन, 250 बिलियन, 300 बिलियन, मतलब हमें तो 1 बिलियन का भी नहीं हिसाब आता। तो किसी ने तो कमाया है ना, किसी ने तो फायदा किसी की जेबों में किया है। आज जो फार्मर की जेब में नहीं जा रहा, तो वो तो किसी और की जेब में गया ना। और सबसे बड़ी बात ये, जो सबसे ज्यादा मैं हमेशा कहता हूँ, मईशत जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर कौन है? इस केस में इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो है फार्मर्स हैं। मैं अब भी ये कहता हूँ कि ये जो इंक्वायरी कमेटी और ये सारी जरूर करें। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, क्योंकि अब ये पूछगिछ के लिए देखें ना, वो हम एक लफ्ज हमने याद कर रखा है, बाबू क्रेसी ब्रॉडकास्ट्स को, वो जो बाबू क्रेसी जिसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसी बाबू क्रेसी से इनकी तहकीकात करवाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ, उस तहकीकात पर मैं आता हूँ। सबसे पहला फैसला पता क्या होना चाहिए था? सबसे पहला फैसला, हुकूमत इज कमिटेड कि फार्मर्स को 3,900 का हुकूमत ने फैसला किया था ना जी, जो इमदादी कीमत रखी है, ठीक है, वो उनसे उठाएं और उनको वो पैसे दें। बाकी जो आपका जो नुकसान हुआ है वो एक अलग चीज है, वो आप इंक्वायरी करें और उनकी जेबों से निकलवाएं जिन्होंने ये फैसले किए थे। बड़ा सिंपल सा हल है, ताकि वो कम से कम उनको टाइम पर पैसे देखे ना। इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। पहली बात तो ये है कि उनको पैसे अभी तक मिल चुके होने चाहिए थे, और वो फार्मर्स जो आगे उन्होंने जो भी लगाना था वो उसके लिए बीज और सीड्स और नहीं जी, आगे तो सूरत हाल में पंजाब की बता देता हूँ। जो छोटा किसान है वो तो समझे मखरूज होके, बेहाल होके मजबूर हो चुका है, क्योंकि आड़ती ने या जिस बंदे ने, पटवारी ने उससे गंदम खरीदी है इस सस्ते निर्खों पे, उसके पास प्रॉफिट नहीं आया 32 रुपए पे बेच के, तो वो कर्ज लेने पे मजबूर है उस आड़ती से, ताकि अगली फसल जो है चावल की वो लगा सके या अपने 6 माह का सर्कल घर का चला सके। देखे ना, वो उसका तो अभी चूल्हा नहीं जलता, तो वो आगे अगली फसल कैसे लगाएगा? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, फिर पंजाब के जो मिनिस्टर हैं, कंसर्न मिनिस्टर बिलाल यासीन साहब, उन्होंने पिछले हफ्ते एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि कल हम बहुत खुशखबरी सुनाएंगे फार्मर्स को। फार्मर्स इकट्ठे हो गए वहाँ पंजाब असेंबली के पास, वहाँ उनको जो डंडे पड़े हैं और फिर उनको अरेस्ट किया, तो वो अच्छी खबर। मतलब बजाय कि आप सबसे ज्यादा सिंपैथीज उनके साथ होनी चाहिए, उन्हीं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उन्हीं को अरेस्ट कर लिया। तो मेरा ख्याल है, ये अगर हम सोचते हैं कि ये मसले का हल है और फिर एक इंक्वायरी कमेटी होगी, वो 15 दिन में रिपोर्ट देगी और फिर रिपोर्ट के बाद उन्हें कहना है कि जी ठीक है ये फैसला नहीं। लेकिन ये काकड़ साहब ये भी कहते हैं कि जो मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो आज भी सूबों में है। इन्होंने मसनूई डिमांड करके हमें जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से वार्न किया, जो मैं समझ पाया हूँ, और हम निगरान हुकूमत में थे, खदशा था कि ऐसी फूड सिक्योरिटी का बहरान ना पैदा, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा, क्योंकि जो असेसमेंट वो दे रहे हैं उसके मुताबिक फैसला किया। मैंने आपको जो बताया था, ECC में 3 घंटे की डिबेट होती है, ये बहुत बड़े फैसले होते हैं कि जी आपकी स्टॉक पोजीशन क्या होगी, इस वक्त क्या है, और उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए ना, वो जो स्टॉक पोजीशन जो दे रहे हैं। और अगर किसी ने स्टॉक पोजीशन हमें दिखा दें ECC की मीटिंग में, एक मैं हमेशा डिमांड करता हूँ
ECC मीटिंग में जिसमें ये फैसला हुआ कि गंदम अलाउ करें प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने का, वो ECC मीटिंग के मिनट्स दिखा दें। आजा चले, वो बड़ा अहम सवाल है कि वो मिनट्स दिखा दें। एक छोटा सा सवाल हो, क्या आप समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स को OSD बना के मुअत्तल करके सस्पेंड करके ये बहरान टाल सकता है, या वाक़यतन ये हुकूमत काकड़ साहब या उस वक्त की निगरान सरकार तक पहुंचेगी, या पहुंचने की पसली नहीं है? सच बोलिएगा। देखे ना आपने पहले ही मुझे डरा दिया सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ देखें जो भी जिम्मेदार हैं, अच्छा बाय द वे इसमें जिम्मेदारान सिर्फ केयर टेकर्स नहीं है। फरवरी 8 को इलेक्शन हो गए थे और मेरा ख्याल उसके 2-3 हफ्ते के बाद नई हुकूमत आ गई थी। मार्च की 31 तक शिपमेंट आती रही, मार्च 31 तक तो सारा पाकिस्तान, सारा पंजाब सो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है। और देखो ना, जब एक क्राइसिस आने वाला है तो क्या किसी ने फोर्सी किया कि ये क्राइसिस आने वाला है? एग्जैक्टली, हम वो कदम उठाएं वेरी ट्रू, इससे पहले के रोडों पर फार्मर्स आएं और वो उनके एहतजाज शुरू हो जाएं। और ये एक खामोश इनकलाब है सर, जिसकी हुकूमत को अभी तक इदराक नहीं हो पा रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने बात की। हम तो इस मुद्दे को हाईलाइट ही कर सकते हैं। ज़ुबैर साहब इस गंदम स्कैंडल के ऊपर अहम जिम्मेदारों का तयन भी कर रहे थे। इलेक्शन में जो डिले हुआ उसको भी मिली भगत से ताबीर कर रहे थे। लेकिन प्रोग्राम का हमारा जो पहला मौजू मैंने आपसे तारुफ करवाया था कि जनाब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब होंगे हमारे साथ प्रोग्राम में, लाहौर के मिशन पे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे तफसीली तौर पर कि मैंडेट क्या है, करने क्या जा रहे हैं। एक ब्रेक बाद आप मिल पाएंगे असद कैसर साहब से। बैक नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, और इस वक्त जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसमें PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अचकज़ई साहब हो, महंगल साहब हो, MWM हो या दीगर ज़िम्मेदारान उनके साथ ये लाहौर के मिशन पर थे। जमात इस्लामी से मिले, लाहौर में दानिशवरों से, सहाफ़ियों से, तजिया निगारों से मिले। अहम बात यह कि लाहौर में जो PTI वर्कर्स हैं, रहनुमा, उनके घरों तक भी पहुँचे हैं। तो जो डिस्कनेक्ट था उसको ये पूरा कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद जाके भी कन्वेंशन करने जा रहे हैं। आज इमरान खान साहब भी जेल से उन्होंने बयान जारी किया, मौलाना की तारीफ़ की जिस तरह से वो हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, और मौलाना ने भी उनके हक में ही तकरीबन बात की और कहा कि हम गौर कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला करना है, PTI के इत्तेहाद के साथ जाना, ये नहीं करना। ठट्ठा में उन्होंने बात की। अलबत्ता ये अपोजिशन इत्तेहाद आज जमात इस्लामी के यहाँ भी गया। तो असद कैसर साहब खुशामदीद आपको कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जानना चाह रहा हूँ कि आपने डिस्कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने की कोशिश की। मंसूरा आप गए, जमात इस्लामी के नए अमीर आ चुके हैं, उनको भी आपने दावत दी अलायंस में आने की, क्या वो विलिंग हैं? और मौलाना के साथ आपके जो मुज़ाकरात थे वो कहाँ तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जमात इस्लामी के साथ हम पहले से इंगेज हैं। जमात इस्लामी की उन्होंने एक माजरत उस वक्त सूरत भी की कि चूँकि हमारे एक नया अमीर आ रहा है, सिस्टम हमारा इस तरह है कि वो हमारा शुरा होता है तो उससे हम अप्रूवल लेंगे। तो लेकिन एज ए मुबस्सर वो हमारे साथ जो है ना शामिल रहे। इसके बाद जो है ना अभी जो हम आज गए अमीर साहब के पास, तो चूँकि उसकी भी हमने सिर्फ एक कर्टसी की, उसकी जो है ना बाकायदा मुबारकबाद दी, और उनका कहना यह था कि 25 को उनके शूरा का इजलास है तो वो इस टॉपिक पे खुल के बोलेंगे, और अभी वो अपने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। बहरहाल जो हमारा इस वक्त बयानिया है, उस बयानी के साथ उन्होंने कहा हम मुत्तफिक हैं, कॉन्फ्रेंस भी आएंगे, साथ भी चलेंगे जितना हो सकता है, लेकिन बाकायदा हम किस शक्ल में आपके साथ जाएंगे वो 25 को हम फैसले करेंगे। नहीं हो हमारे साथ वो एक किस्म की शामिल एंगेज है। अच्छा, अब इमरान खान साहब कहते हैं जी हम इन 3 सियासी जमातों से बातचीत नहीं करेंगे, तो वाज़ेह कह रहे हैं, तो फिर बाकी बचता कौन है जिसके साथ बात करनी है? मैं ये नहीं समझ पा रहा। देखिए, बात ये ना कि ये मैंडेट जो 8 फरवरी को जो हुआ है, इसकी बेनिफिशरी कौन है? इनकी बेनिफिशरी जो है ना मुस्लिम लीग, यानी 17 से 23 से एक सौ मेरा ख्याल 100+ हो गए हैं, और वो भी मौज कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि हम जो है ना एक अवामी जुमात है और हम भी जो है ना इस वक्त हुकूमत करें, मतलब उसके अंदर कोई वो नहीं जाग रहा। नहीं, उनके पास तो ऑन पेपर कौमी असम्बली में तकरीबन 2/3 हुआ चाहता है। जी वो अच्छा, और जाली है, सारे जाली है। जो उधर बैठे हैं ना उसकी चेहरों से नजर आ रहा है कि हार हुए हैं। जब उसके पास मॉरल स्ट्रेंथ नहीं होती तो वो क्या डिलीवर करेगा? सेम जो है MQ में सारी सीटें हारे हैं 100%, और वो भी उधर जो तकरीर भी करते हैं, हमें दर्ज भी देते हैं कि कानून क्या होता है इनको तो। लेकिन क्या और सेम पीपल पार्टी भी उसकी पिछली, पीपल्स पार्टी भी, देखो पीपल पार्टी को भी सिटी भी नहीं ना, कहीं उसको एडजस्ट किया गया है, जिस तरह बलूचिस्तान में जिस तरह हुआ है ना, हर जगह हर एक को अपना अपना हिस्सा दिया गया है। तो ये तो वो है कि ये इस मैंडेट चोरी में और इस तरह जिस तरह उन्होंने इस
मुल्क को इस क्राइसिस का सामना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी। तो हम बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और वो हमारे मैंडेट को वापस किया जाए। इसके बाद जो है ना, और ये 3 पार्टियां जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब आप ये कहते हैं, एक तरफ मिलिट्री क़यादत को खान साहब ज़िम्मेदार भी करार देते हैं और मुझे कुछ हो गया तो फलां ज़िम्मेदार होगा, दूसरी तरफ इन जमातों को माइनस करके वो बातचीत भी उनसे करना चाहते हैं, तो ये इस रवैये की इसका कोई आइनी तवज्जी है? क्योंकि आप हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, तो क्या ये आइनी मुतालबा है कि हम बात उनसे करेंगे जो असल सरकार है, जो असल मालिक है? देखिए, इस वक्त तो आपको पता है कि जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन दांधी हुई है। ये रॉबरी है, ये डाका है बिल्कुल। और डाका भी इस तरह के पहले भी हुई हैं, पहले भी इस तरह नहीं है कि मतलब दांधी भी हुई है, सब कुछ हुआ है, इंटरप्रेस भी हुआ है, लेकिन इस दफा इंतहाई बेशर्मी के साथ हुआ है। कोई लिहाज भी नहीं रखा गया और कहा गया जो कुछ कहे वो करे। यानी ये इससे पहले लोग दांधी करते थे, लेकिन लोग इतना बिलीव नहीं करते थे। अभी तो बच्चा समझता है कि दांधी हुई है और बहुत दल्ले से दांधी हुई है। तो उन्होंने तमाम हुदूद पार करनी है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि देखिए जी, जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, जिसने ये किया है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको ठीक करें। उसका जो तरीक़ाकार आइन में लिखा है ना, अगर आपको इंतखाबी ज़ुर्दारियाँ हैं, धांधली की शिकायत है, जो आप कहते हैं 100+ सीटों पे या इससे ज़्यादा जो भी आपका नंबर है, तो क्या आपने फिर ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वहाँ रुजू कर लिए? देखिए, हमें पता है ट्रिब्यूनल में उनकी कोई हैसियत नहीं है, ऑर्डर पीछे से मिलती हैं। हमारा मुतालबा यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना इस पूरे निज़ाम से अपने आइनी हदूद के अंदर रह के अपना काम करे। वो तो कह रहे हैं हमें अपनी आइनी हदूद का इल्म है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इल्म है, हम वेलकम करते हैं कि उसको इल्म है कि आइन, तो फिर आइन के मुताबिक जो है ना अमल करना चाहिए जो आइन का है। और हम ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, जब पार्लियामेंट फौज, जब जुडिशरी तमाम अपने आइनी हदूद के अंदर काम करेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। देखिए, ये किसी को अगर गलतफहमी है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, इस मुल्क पे जो है ना कोई तरक्की होगी, कोई डेवलपमेंट होगा, और वो बग़ैर किसी आइन और कानून के अलावा ये उसकी गलतफहमी है। पहले तो आप इस मुल्क में ये इंश्योर करवा दे कि मुल्क में अदलिया आज़ाद है, और जो अगर किसी के खिलाफ होता है तो अदलिया आज़ाद फैसले करेगी। और को ये अदलिया आज़ाद नहीं है, कितना आज़ाद है। अभी आपने देख लीजिए कि जो चीफ जजेस ने जो केस किया, और चीफ जजेस भी छोड़े, चीफ जजेस ने भी फैसला किया है, और चीफ जजेस के साथ जो बाकी हाई कोर्ट ने जो अपने सिफारिशात भेजी है, सब ने कहा है कि मुदाखलत हो रही है। जब सब इस तरह कह रहे हैं तो वो तो बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। मतलब एक इस तरह अगर आपकी अदालत है जो है ना ज़ेर हिरासत है, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इस मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन आज तो ये तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी नहीं हो सकते। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में नोटिस जारी कर दिया तौहीन अदालत का, FIA को भी, PTA को भी। देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, एक शुरुआत है, एक हमें एक उम्मीद है अदलिया से। मैं बिल्कुल आज हमारी जो मुलाकातें हुई हैं यहाँ लॉयर से, जो लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ हमारी डिस्कशन हुई है, अभी इस मीटिंग के बाद हमारे सीनियर लॉयर के साथ मीटिंग्स हैं। हम सिर्फ इसको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग ये छोड़ दें। ये बीच में जो चीज़ें हैं ना, हम जो करेंगे वो हमें अवाम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि वन पॉइंट पे सारे मुत्तफिक हों। वो क्या? कि हमने मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। वो कैसे मुमकिन हो? वो तब मुमकिन होगा जब एस्टेब्लिशमेंट अपने किरदार में आ जाएगी, जब अदलिया जो है मुकम्मल आज़ाद होगी, जब पार्लियामेंट एम्पावर होगी, जब पार्लियामेंट ये दोनों फरीक क्या अभी अपने दायरे में नहीं है? देखिए, जब तक पार्लियामेंट को आप वो नहीं देंगे, मतलब उसका जो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट जो है ना सही मानों में मजबूत नहीं होगा, पार्लियामेंट के अंदर जो है ना फैसले है सारे पार्लियामेंट के बाहर होंगे, तो उस सूरत हाल में ये बात मुझे आपकी सुनने में बहैसियत तालिब इल्म सियासत की बड़ी अच्छी लगती है। हमारा भी ये ख्वाब है कि आइन और कानून के मुताबिक इदारे रहें, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। लेकिन क्या करूं मैं, 2018 में जब आपकी सरकार बनी और जब ख़त्म हुई
تب کیا یہ سب کچھ اتنا ہی آئیڈیل تھا؟ تب کیا ادارے مداخلت نہیں کرتے تھے؟ تب کیا اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرتی تھی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہوا تو غلط تھا، اب بھی ہو رہا ہے تو غلط ہے. دیکھیں میں جو تحریک انصاف کے ورکر سے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ تمام ادارے ہمارے قابل احترام ہیں. تمام، کیونکہ ہم سارے ایک ہی ہیں نا، اس ایک قوم ہے، ایک لوگ ہے. کوئی میرا بیٹا، کوئی بھائی، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار کسی نے کسی ادارے میں ہوگا. وہ ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو، ان کی رسپیکٹ ہو، ہماری انٹیلیجنس ادارے مضبوط ہوں، ان کے اندر اسٹرینتھ بڑے ہوں، وہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری کریں. لیکن جو اس کا پیرامیٹر سے کنسٹیٹیوشن، اپنے کنسٹیٹیوشن پیرامیٹر میں وہ اندر کام کرے. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ قابل احترام ہے. ان کا ایک بیان ہے، وہ نشر کر دیں جی، بیان چلائیں علیمہ خان صاحبہ کا، پھر میں کیسا سے بات کرتا ہوں. اسد صاحب یہ فرمانی تھی محترمہ کہ ہم معافی چاہتے ہیں ان سے جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی، یعنی ہمارے دور میں. ہمارے ساتھ اب جو ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ نظام کتنا تر بتر اور خراب ہو چکا ہے. تو یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے. ایسی سٹیٹمنٹ تو آپ جیسے سیاستدانوں کے ہاتھ سے آنی چاہیے. آج آپ کو پتا ہے دوپہر میں بھی ہم ملے تھے، کوئی صحافی بھی تھے، تو ایک بڑے سینئر صحافی نے بھی یہ تجویز آپ کو دی کہ جو پی ٹی اے کے دور میں غلط ہوا اس کو غلط کہیں تاکہ عوام کا اعتماد اور بحال ہو. آپ دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے کہا ابھی کہ اگر ہمارے وقت میں ہوا وہ بھی غلط تھا، اور اگر اب ہوا تو وہ بھی غلط ہے. غلط کو غلط کہنا بہت ضروری ہے، اور ہر ایک کو یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. بس ختم ہو گیا جی، مزید نہیں افورڈ کر سکتا. یعنی یہ ملک تب آگے بڑھے گا. آپ دیکھ لیں نا دنیا کی، یعنی اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا ہے. انڈیا میں دیکھیں اس وقت انڈیا کدھر کڑی اور ہم کدھر ہیں. اور انڈیا کو بھی چھوڑو، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا. مطلب جو ہمارے جو ہمارے سے بعد میں جو ممالک جو ہے نا آزاد ہوئی ہیں، اس وقت وہ کدھر ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک بات ہے، سیاستدانوں کو ادراک کرنا ہوگا. لیکن یہ ادراک کروانے کے لیے آپ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کے ساتھ کیوں نہیں مل بیٹھتے کہ حضور آپ بھگت چکے ہیں پہلے، اب ہم بھگت رہے ہیں، کب تک یہ باریاں لگی رہیں گی؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات کرنے آپ سے آئے ہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ ہی کی جماعت حضرت مولانا کے بارے میں کیا کچھ کہا کرتی تھی، اب آپ ان کے معترف ہیں. جناب اچکزئی صاحب کے بارے میں کیا کرتی تھی، اب آپ ان کے معترف ہیں. تو اگر ان دو کو آپ ساتھ میں لا سکتے ہیں، گلے لگا سکتے ہیں، تو ان کو یہ معاملہ سمجھانے کے لیے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ تو بینیفیشری ہے سارے جو ابھی ہے. پہلے تو یہ کنڈم کرے نا، پہلے تو یہ کنڈم کرے، پھر ہم آپس میں اپنا اس کے بارے میں کہ جو رگ الیکشن ہوا ہے، جو ہمارے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، نواز شریف کو آگے آنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے، وہ تسلیم کرے کہ مینڈیٹ جو ہے نا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور اس کی بیٹی جو ہے ناجائز وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کا بھائی ناجائز وزیر اعظم ہے. اس کی بات اگر وہ تسلیم کرتے اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن پہلے تو تسلیم کرے. اگر وہ اس نے مینڈیٹ بھی ہمارا چوری کیا ہوا ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور حکومت وہ کر رہے ہیں، اب وہ اس کو ریجیکٹ کیا عوام نے، اور اس کے بعد ہم کہے کہ آئیں جی آپ بیٹھے جی، اب ہم بہت جمہوری ہے، بہت ڈیموکریٹک ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں. کیونکہ بھائی تم تو ڈاکہ ڈالا ہے نا، یعنی وہ ایک ڈاکہ بھی ڈالے اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں. اچھا یہ بھی چھوڑیں، ان کی بیٹی تو یہاں ایک جو اپنے آپ کو دکھا رہی ہے ڈکٹیٹر کی شکل کی، یعنی کل جو ہے نا ادھر میں خدمت خلق میں مصروف ہے، ماشاءاللہ زبردست خدمت خلق میں. اس نے اپنی صوبے کو پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. میں ادھر آیا ہوں، ادھر جو ہمارے کل جو ہماری پی ٹی آئی کی تنظیم تھی، وہ بیچارے میرے ڈنر جو ہے نا چپ کے کھڑا ہے. تو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کیا وجہ بنی؟ وہ کہتے کہ کوئی ہوٹل کوئی ریسٹورینٹ جو ہے نا وہ تیار نہیں ہو رہا ہے کہ پولیس اسٹیٹ کرے گا. آپ کے وفد کو ہوسٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی مقامی لوگ گھبرائے ہوئے تھے، اور وہ کہتے کہ پولیس ہمیں وہ نہیں کرنے دے رہی، ہم جھنڈا نہیں لگا سکتے، ہم کوئی موومنٹ نہیں کر سکتے، کوئی پروگرام نہیں کر سکتے. کیا اس ملک میں مارشل لا ہے؟ کیا اس ملک میں جو ہے نا یہ کوئی ڈکٹیٹر ہے؟ یہ کس طرح جو ہے یہ رویہ؟ میں تو قومی اسمبلی میں اس پہ کھل کے بولوں گا. اور دیکھیں ہم کسی کی میں سب کے لیے الفاظ میں کسی انڈیویجول کے بارے میں غلطی بہت بول سکتا، لیکن جب وہ اپنے آئینی اور قانونی حدود کو کراس کر کے ہماری ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کریں گی، ہمارے آزادی کو سلب کرے گی، تو پھر ہم ڈیفینیٹلی اس کے خلاف بولیں گے. ابھی جو ان کا جو کرائسس ہے، جو گندم کا کرائسس ہے،
यानी उन्होंने किसानों के वो कह रहे हैं जी कि ये तो निगरान हुकूमत जिम्मेदार है, हम तो मोहसिन नकवी और काकड़ से भी पूछेंगे। देखिए, तो निगरान हुकूमत किसने बनाई? अपोजिशन लीडर ने और शहबाज शरीफ साहब ने। ये कौन थे? राजा रियाज। तो ये दोनों एक ही है ना, इररिस्पांसिबल है। आपका तोहफा है। देखिए, आपको तोहफा दिए गए थे? नहीं, तो जो तोहफा हमने रिजेक्ट किया था उसको हमने निकाला था, और वो तोहफा उन्होंने हमें डस दिया था। पूरी कौम को पता है हमारे से गलती एक बात हुई तो है। बताएं आज। हमने एक बात तो बताएं, ऐसी जो पेशकशें होती हैं वो सियासी जमातें कबूल क्यों करती हैं? गलती करती है, नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वर्कर को इज्जत देनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जो इस किस्म के नोटेबल या इलेक्टेबल है, उसकी सियासत ख़त्म होनी चाहिए। किसी भी, मैं तो अपनी पार्टी के अंदर बात करूंगा कि किसी इलेक्टेबल को इस बुनियाद पे आप ना टिकट दे के ये सीट जीतेगा। अभी तो नेरेटिव की बात है। अभी तो जो पीटीआई ने इलेक्शन जीती हैं, यानी आप देखिए जो हमारे नेशनल असम्बली में या जो हमारे यहाँ पंजाब में या केपीके में सारे मोस्टली नए लोग हैं जो पहली दफ़ा असम्बली में आ चुके हैं। तो अभी तो नेरेटिव की सियासत हो गई है। बिल्कुल जो लोग अपने कारोबार के लिए, अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए और अपने मफादात के लिए सियासत करते हैं, सियासी पार्टियों को उनको रिजेक्ट करना चाहिए, अपने वर्कर को इज्जत देना चाहिए। और बिल्कुल दूसरी बात सियासी जमातों को इक़्तिदार से हट के अपोजिशन में आके क्यों समझ आती है? देखिए, ये जब नून लीग हटी थी इक़्तिदार से, हमने भी वर्कर बड़ा अजीज हो गया। मैं बताऊं कि हमने अभी भी आप परसेंटेज देखें ना, सबसे ज्यादा पीटीआई ने नए लोगों को मौका दिया है। हमने जो गलती की कि हमने इलेक्टेबल को टिकट दी, तो हम वो बुक दे रहे हैं ना, वही उन्होंने हमें जो है ना डस दिया। उन्होंने हमें जो हमारे साथ जो किया ना, यानी मैं तो पीटीआई का एक अदला वर्कर, मैंने जिंदगी के 29 साल इमरान खान के साथ गुजारे, तो मैं तो मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं, आपने वाइट पेपर भी 300 सफ़ात का जारी कर दिया। आप इस धांधली के ऊपर आइन की सरबुलंदी के लिए ये अपोजिशन इत्तेहाद भी सामने आ गया, जलसे जुलूस भी आप कर रहे हैं, कन्वेंशन भी करने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो टस से मस नहीं हो रही। तो फिर जो हामिद रजा साहब की तजवीज़ है कि फिर ऐसी असम्बलियों में रहना नहीं चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्या पीटीआई किसी मौके पर मुस्ताफ़ी होने का भी सोचेगी? नहीं, इस वक्त ये एजेंडा हमारे टेबल पे नहीं है। मुस्ताफ़ी होने कोई प्लान नहीं है? कोई नहीं। देखो, हम एज ए प्रोटेस्ट इस वक्त असम्बली में हैं। हम ये भी समझते हैं कि इस पार्लियामेंट की कोई वक्त नहीं रही है। हम ये भी समझते हैं कि यही नून लीग की हुकूमत आपके ऊपर दलील देती है कि आप इस पार्लियामान में बैठे हैं, मरात ले रहे हैं, कमेटियां लेने जा रहे हैं आप, और तुम्हें छोड़े, यानी तुम जो है डाका भी डालो, तुम नाजायज हुकूमत भी चलाओ, एक जो है ना बेशर्मी और बेहयाई के अंदर तुम्हारे अंदर कोई ज़मीर नहीं जाग रहा है, और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं उधर और मैं बताऊंगा, हमने इसको बताया है कि अगर आपका ये रवैया रहा, हमने सोचा है कि 1-2 इजलास हम इस तरह करने देंगे। अगर इन्होंने ये रवैया नहीं बदला और जिस तरह ये हमारे साथ हमें जल्द से भी नहीं कर देना, मैं आपको इस शो पे कहता हूँ कि ये कोई हमारे से असम्बली नहीं चला सकेगी। असम्बली नहीं चला सकेगी? नहीं, मैं आपको गारंटी दे, नहीं चला सकेगी। क्या करेंगे आप? हम बस वहां देखते हैं फिर कैसे चलाते हैं। उसके साथ देखिए, आप हमें दीवार से लगाएं, आप हमें जलसे भी ना दें, आप हमें जो है ना पब्लिक में मोबिलाइजेशन करने ना दें, हमारे पास क्या रास्ता रहता है? हम फिजिकली उसको रोकेंगे, कौमी असम्बली के। कौमी असम्बली, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो कमेटियों की बात हो रही थी, ये शेर अफजल मरवत साहब अचानक कहाँ से आए? इतने मकबूल कैसे हो गए? जेल में भी आना जाना है, बयानात भी वो देते हैं जो आप जैसा सियासतदान ना दे सके, चाहे वो सऊदी अरब से ताल्लुकात का मामला हो, एयर बेसिस का मामला हो, और फिर भी और फिर हुकूमती जिम्मेदार से भी मिलते हैं जाके। ये साहब कहाँ से आए हैं? कुछ हमें बताएं, हमें तो यहाँ बैठ के नहीं मालूम। मैं एक बात बताऊँ ना कि, और क्या इन्हें चेयरमैन पीएससी लगाया जा रहा है? देखो, मैं इसके बारे में, चूंकि मैं कल नहीं था, कल इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। शेर अफजल ने मेहनत भी की है, स्ट्रगल भी की है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब वो इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो उसके ऊपर जो है ना उससे बासपुरस होती है। और खान साहब ने खासकर सऊदीया के मामले में उससे पूरी बासपुरस की है और नाराजगी का इजहार किया है, डांटा है पूरा उसके साथ। मैं जो आप कह सकते हैं, मैं नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक बासपुरस की है। उसको कहा कि आप बात करने से पहले सोचें। मैंने कहा कि किसी को बासपुरस का समझ नहीं आता तो मैं कह दूं डांटा है। बस यो आप जो कह सकते हैं, आप आज़ाद है, लेकिन मैं कहता हूं कि बासपुरस की हैं और उस पर नाराजगी का इजहार किया खान साहब। अच्छा, हमने असल कैसा भी देखा जब से खान साहब जेल में है, तो जो लीडरशिप सामने आई वो एक
نسبتاً نان پولیٹیکل لائرز، نئے لوگ جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو ایسے میں لگا کہ وہ جو سیزنڈ پولیٹیکل لوگوں کی گنجائش ابھی ہے، تو آپ جیسے لوگ ہوں، کچھ لوگ تو جیل میں ہیں، پرویز لائی صاحب ہوں، شاہ مدکشی صاحب ہوں، لیکن کچھ لوگ باہر بھی آئے، فواد چوہے صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، دیگر ہیں، ان کو واپس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک خان صاحب نہیں آئیں گے یہ معاملہ ہم نے مؤخر کر دیا ہے. کسی کو ڈر ہے فواد چودھری کی واپسی سے؟ نہیں دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب بھی ڈیسیجن کریں گے جو ڈیسیجن ہے، اور کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کی اس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت جس حالت میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، تو جس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں وہ خان صاحب نے کرنا ہے. آپ ذاتی طور پر اس حق میں ہیں کہ وہ لوگ جیسے فواد چودھری ہوں، اسد عمر ہوں، جنہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی ہوئی، ان کو واپس لینا چاہیے؟ دیکھو، میرا اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ہے اور رسپیکٹ بھی ہے، اور اگر میری تجویز دینی پڑی تو ڈیفینیٹلی میں خان کو تجویز دوں گا، لیکن وہ باقی فیصلہ جو ہے نا خان صاحب نے کرنا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ بڑا غیر ذمہ دار بیان بھی دیا شیر افضل مروت صاحب نے، اور پھر پی ٹی آئی کو اس کی وضاحتیں کرنا پڑیں، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر دستیاب قیادت میں دھڑے بندی کی خبریں بھی آئے روز آئی رہتی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے، یا دستیاب قیادت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ منظم رکھ سکے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ بالکل ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ جب لیڈرشپ جو ہے نا، ہمارا سب کچھ تو عمران خان ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے، ایکسس کا بس مسائل ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو میکسیمم جو ہے نا جو کنٹروورسیز ہے اس کو دور رکھا جائے، ایک ہی بیانیہ ہو، اور اس قسم کی. آپ چونکہ 3 دہائیاں تقریباً پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی ہوگی، تو آپ سے بہتر تو پی ٹی آئی کی پلس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. یہ بات درست ہے کہ کچھ اس پارٹی میں گھس بیٹھیے بھی ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی سیاسی بیان نہ ہی دے تو اچھا ہے، میں دیکھیں جنرل بات کریں. میں نہیں جنرل بات یہ کہوں گا نا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا پارٹی کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کرائسس میں کڑے رہے، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، اس کو سلام کرتا ہوں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. میں یہ شکوک و شبہات کسی لیڈرشپ کے بارے میں نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ سب ہمارے لیے ہیرے ہیں، جو سٹینڈ کر گئے ہیں، جنہوں نے کم از کم اس وقت کڑے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے. اچھا، اس بیچ میں جبکہ ڈیڈ لاک سے ہے، یوں تاثر ملا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ بھی آپ سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہم نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کوئی ڈیل نہیں کرنی. تو اس بیچ میں کچھ لودھی صاحب ہوں، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، انہوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، خیر خواہوں کا مشن بنایا، کچھ تجاویز دیں کہ 2 سال تک حکومت چلنے دی جائے، اور اس بیچ میں جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں وہ بھی مانے جائیں، لوگوں کو رہا کیا جائے، ٹریبونلز بنائے جائیں تاکہ دھاندلی کا تعین ہو سکے. معلوم ہوا، مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ انہیں تو بڑے گھر سے کوئی گرین سگنل نہیں مل سکا. کیا انہیں آپ کی بھی تائید حاصل نہیں تھی؟ اچھا، میں اس قسم کی تجاویز میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہم تو ایک دن کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسی کسی مشن کو نہیں، بالکل نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کیوں بھائی جان، مسلم لیگ مسترد شدہ پارٹی ہے، لوگوں نے ریجیکٹ کیا، یعنی ان کی یہ تجویز کہ 2 سال حکومت چلنے دیں، آپ مسترد کرتے ہیں. میں بتاؤں نا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلے سے ہوتا تھا نا کہ الیکشن جو ہے نا 8 بجے تک ہم سارے جیت رہے تھے. 8 بجے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ سچویشن چینج ہے، تو 8 بجے کے بعد جو ہے نا سارا نظام جو ہے نا انہوں نے کوشش کی چینج کی. لیکن یہ کے پی کے میں کیوں نہیں چینج ہوا پھر؟ کے پی کے میں دیکھیں ہم نے ایک اور کام کیا، ہمارے وہاں ہم نے ووٹ کی حفاظت کی. ایک ہم نے کہا کہ جتنی بھی ہماری پارٹی تھی، ہم سب نے اس کو کہا ہوا تھا کہ آپ کہ آپ اس کا سامنے دھرنے دیں. ہم نے پوری جو ہے نا مطلب ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہوا، ملکن میں، سوات میں، دیر میں، جہاں بھی کوہاٹ اور کرک میں 2,500-3 ہزار لوگ بیٹھے ہوں. کتنی فورس ہی. ٹھیک، اب وقت کم ہے. اب تازہ اطلاع یہ کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور شاید جو منصف اعلیٰ ہیں، جج صاحبان ہیں، ان کی عمر میں، میعاد میں اضافہ بھی کر دیا جائے. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس کی سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں، ہم بھرپور مخالفت کریں گے. یہ مخصوص مقاصد کے لیے ہوگا. مجھے تو پہلے امید ہے کہ کئی صاحب اپنی پوزیشن واضح کریں گے. اگر کوئی اس قسم کا ہو تو بہت نقصان ہوگا. اس کی جو بہت کیچڑ اس کے اوپر جو ہے نا اچھلیں گے. میں تجویز دوں گا کہ وہ اس سے باز رہے. کچھ ہاتھ آئے گا نہیں، کیونکہ تمام میں نے جو ابھی لائرز کی جو سینئر لیڈرشپ سنی ہے، وہ بھی اس موڈ میں ہے کہ وہ اس کے خلاف ہر حد تک جائیں گے.
اور آخر ہم میں بھی جاتے آخر جاتے یہ مارچ کر کے جلسے کر کے اسلام آباد پر قبضہ تو نہیں کرنا کہیں؟ نہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں کہ ایک بات میں بالکل کلیئر کروں، ہم جو جدوجہد کریں گے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے، اور ہماری پرامن اسٹرگل ہوگی، کوئی پرتشدد نہیں ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدم تشدد کی اسٹرگل تشدد سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ آج تو باچا خان صاحب کی بات آپ نے کر دی۔ بہت کیسے صاحب تشریف فرما تھے پروگرام ڈائریکٹ لائن ود اجمل جامی میں۔ ملاقات آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔